तो मैं बोल रहा था कि अपन दोलन, उससे पहले थोड़ा बहुत इधर उधर का एक, जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वहीं पर मैं रह जाता हूँ, उसका जो पॉइंट जो रहता है वो जहां तक रहता है अपन वहां तक जाएंगे। दोलन, दोलन में दोलन होता है किसी माध्यम में। यदि आप अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो शायद मेरे जो ध्वनि तरंगे निकल रही है, जो श्रव्य ध्वनि तरंगे होती है, आप जानते हैं श्रव्य ध्वनि तरंग जानते हैं, उसका रेंज कितना से कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो वो तरंगे पहुंच रही है और आपके कान के पर्दे पर क्या कर रही है? कंपित कर रही है, इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो दोलन था वो ध्वनि में भी आ गया, तरंग आ गया, तरंग, वेव। तो तरंग क्या हुआ फिर? वह द्रव्यात्मक माध्यम, तरंग की अगर परिभाषा दे तो वह द्रव्यात्मक माध्यम होता है जो अपने आकार में परिवर्तन किए बिना आगे बढ़ता है। जब आप पानी में एक पत्थर को मारते होंगे, देखा होगा आपने, तो एक गोल गोल वृत्त बनता है और वो बढ़ता है। क्या उसके आकार में परिवर्तन होता है? वृत्त ही रहता है ना, साइज बदल रहा है लेकिन उसके आकार में कोई परिवर्तन, उसका वृत्ताकार रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर यहां पर भी बोलते हैं कि यह दो प्रकार की होती हैं, पहला विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा यांत्रिक तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे एकदम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, वायरलेस, जिसको आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, बेतार सिस्टम, ऐसा तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपका मोबाइल कैसे काम कर रहा है, हमारा वाईफाई कैसे काम कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आते। दूसरा हो जाता है यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले हमारे टेलीफोन्स होते थे ना, देखा होगा आपने, खंबे खंबे लगे रहते, तब हमारे यहाँ अगर कहीं वायर डिस्कनेक्ट हो गया, यह सबसे अच्छा उदाहरण, आपके घरों में केबल टीवी है ना, वो कौन सा माध्यम है? यांत्रिक तरंगे हैं। अगर वो केबल नहीं रहेगा तो आपके घर में केबल नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे भी दो प्रकार की होती है, इसको भी सुना है 9th में आपने, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग सुना है ना आपने। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? वे तरंगे जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करती है। ये हमेशा श्रृंग और गर्त बनाती है, नीचे में श्रृंग और ऊपर में, सब जानते हैं आप, बस थोड़ा सा धूल जम गया है, बाकी बात पता सब है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है अनुदैर्ध्य तरंगे, जो तरंग संचरण के अनुदिश, अनुदिश मतलब उस दिशा में ही गति करती है, इस दिशा में, ये परस्पर परपेंडिकुलर लंब रहता है और ये उसी दिशा में, इसका कोई वे निश्चित नहीं होता है। ये अब यहां पर एक फिर से एक नया आ गया, ये जो दिख रहा है ना, अधिकतम विस्थापन कहते हैं इसको। आप देखना, आप पार्टीज में जाते हैं, डीजे वीजे चलता है तो बहुत सारे एम्पली रहते हैं, देखा होगा आपने। तो जैसे ही गाना चलता है, बीट ज्यादा बढ़ता है, बेस ज्यादा बढ़ता है, तो लाइट बहुत दूर तक जाता है। 4-5 लाइट रहते हैं, देखे हो ना आप एम्पलीफायर में, देखना लाइट रहते हैं ना, रेड रेड या ग्रीन रहते हैं, कोई भी कलर के लाइट। वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, फ्लोर वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो एम्पली रखी रहती है ना, समझ में आ रहा है? तो अगर धीरे से गाना बज रहा है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, अगर वो फिर वो डीजे वाले, अगर वो जोर से बोला तो उसका पॉइंट लास्ट तक जाता है। तो यही अधिकतम विस्थापन होता है किसी वस्तु का। किसी वस्तु का अधिकतम विस्थापन, ये अधिकतम विस्थापन ही होता है एम्पलीट्यूड, इसे ही कहते हैं आयाम। सुना होगा आयाम, किसी वस्तु के अधिकतम विस्थापन। तो ये विस्थापित हो गया, सबसे उच्चतम, जितना हाई फाई आपका बीट रहेगा उतना ऊपर तक जाएगा और वही उसका आयाम कहलाएगा। समझ में आया? तो कितनी सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई, विस्थापन क्लियर हो जाएगा हमारा, आयाम तो क्लियर हो गया। किसी, जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो वह उसका अधिकतम विस्थापन ही उसका
अब फिर से मैं दोलन में आ जाता हूँ। हाँ, जितना बताना था तरंग का बता दिया, अब फिर से दोलन की तरफ आता हूँ। दोलन, दोलन में सबसे पहले आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति का क्या मतलब? जब कोई वस्तु या कोई कण अपनी इस एक निश्चित समय में बार बार अपनी स्थिति को दोहराती है। हमारे दिल का धड़कना 72 बार धड़कता है कि नहीं? 1 मिनट में एक निश्चित टाइम पीरियड में वो बार बार वही काम कर रहा है। पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा रही है, ठीक है? इतना, अर्थात यही परिभाषा से आप पता कर सकते हैं कि जो जो चीज एकदम निश्चित समय में निश्चित बार किया जाता है वह आवर्त गति के अंतर्गत आता है। तो जब कोई कण या कोई वस्तु एक निश्चित समय में अपने आप को बार बार दोहराती है, उस वस्तु की गति को ही आवर्त गति कहते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार से आ जाता है सरल आवर्त गति। जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति, क्या मतलब है साम्य स्थिति का? मध्य है, अर्थात वह स्थायी रूप में है, ठीक है? जब इस पर बाह्य बल लगाया जाएगा, इसे ही भौतिकी की भाषा में कहते हैं बाह्य विरूपक बल, ठीक है? जब बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो यह वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है। अगर आपका मर्जी नहीं है, आप कहीं जाना नहीं चाहते, तो जबरदस्ती कोई आपका फ्रेंड खींचता है ना, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, होता है ना कई बार। लेकिन आप चले गए तो उसके साथ आप में विरोधाभास का गुणधर्म नहीं है। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया विरोध वाला बल कहलाता है प्रत्यनयन बल, ठीक है? तो जब कोई वस्तु या कोई कण अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वह कहलाता है प्रत्यनयन बल। तो अब ये माध्य स्थिति में है, जब इसको विस्थापित किया जाता है तो ये अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, इसीलिए इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। समझ में आया? सरल आवर्त गति के अंदर हम लोग घड़ी देखते हैं, पेंडुलम वाली घड़ियां, ठीक? तो ये होता है सरल आवर्त गति। अब आ जाते हैं इसके अंतर्गत विस्थापन। तो जानते ही होंगे क्या होता है विस्थापन? विस्थापन बता चुके हैं कि देखो विस्थापन एक सदिश आती है। यदि राशि सदिश है तो याद रखना उसकी दिशा निश्चित होती है। सदिश का गुण होता है कि उसकी दिशा निश्चित, ठीक है? तो बताएंगे जब कोई कण एक निश्चित दिशा में निश्चित समय में, यदि उसके जो मार्ग में जो अंतर होता है निश्चित दिशा के पश्चात, अभी मान लिया जाए आप अभी क्लास में आ रहे थे, यदि आपकी दिशा निश्चित है, हम लोग अदिश गति करते हैं ना, ठीक है? हम लोग अदिश गति करते हैं क्योंकि हम जिस वे में जाते हैं उसी वे में तो नहीं आते। हमारा जो दिशा फिक्स है क्या? नहीं है, इसलिए हम अदिश राशि हैं। राशि नहीं है मतलब अदिश गति, क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। क्या मायने धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य के? होता तो है, ये तो पता है, हम तो रट तो लिए, लेकिन इसके मायने क्या हुए? लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक? तो यदि मान लो मैं तो बोला विस्थापन बोलता है, विस्थापन मैं यहां से वो खिड़की तक जाऊंगा, मान लिया जाए 15 कदम होगा, तो ये मेरा धनात्मक विस्थापन हुआ, ठीक है? आ गया समझ में? वहां से फिर आया मैं, शून्य हो गया क्योंकि मैं अपने पुनः पूर्वावस्था में आ गया। मेरे कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं, मैं तो अपने पूर्वावस्था में आ गया ना। मान लिया जाए मैं इधर चला गया, अगर इधर दीवार नहीं रहता मैं उधर चला जाता, तब मैं ऋणात्मक विस्थापन होता। समझ में आया? तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इसलिए होता है, दिशा की बात होती है यहाँ पर। लेकिन मैं तो दूरी, अगर आप गाड़ी से आए हैं 2 किलोमीटर दूर से आए हैं या 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो घर जाएंगे तो क्या 10 किलोमीटर फुलफिल हो जाएगा क्या आपका? 10 दूनी 20 हो जाएगा ना शायद। तो यही दूरी है, अपने मार्ग की लंबाई को मापता है, वो सदैव धनात्मक होता है। तो विस्थापन निश्चित दिशा तथा निश्चित समय में किसी कण द्वारा तय की गई मार्गांतर को ही उसका
विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जब कोई कण 1 सेकंड में आवृत्ति बोल रहे थे आप लोग, एक चक्कर लगाने में, जब किसी कण को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल। अब उसका उल्टा आवृत्ति, हाँ, कण द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या को ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। आयाम बता दिया हूं। ठीक है, किसी कण के ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आ जाते हैं विस्थापन समीकरण की तरफ। ये मान लिया जाए कोई वृत्त है y x, इसकी त्रिज्या a है। ए त्रिज्या है। जब मान लिया जाए, कभी भी जो अपन माना कि लिखते हैं ना, कोई अपने मर्जी से नहीं, रट के नहीं लिखना चाहिए। जो चित्र में दिख रहा है वही लिखना है, फिर आप में और बुक में कोई अंतर नहीं रह जाए। आप क्या जानते हैं वो मायने रखता है। बुक तो कोई भी पढ़ के रट देगा, लेकिन कैसे है वो नहीं पता है। लेकिन आप क्या मान लिया जाए, t बराबर 0 समय पर कोई कण x स्थिति पर है, t समय पश्चात उस कण की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है और वो p तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, रेखीय विस्थापन कहलाता है। जब वृत्तीय गति में कोई कण विस्थापित होता है तो वो क्या कहलाता है, रेखीय विस्थापन है। ठीक है, अब यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये भी तो त्रिज्या ही हुआ, और ये थीटा कोण विस्थापित हुआ, इस कोण को हमने थीटा कह दिया, और y अक्ष पर P बिंदु से एक लंब डाल दिया, इसको M कहा। चूंकि ये y अक्ष पर लंब है, इसलिए इसका जो लंबाई है वो क्या माना जाएगा, y माना जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, कोणीय वेग जानते हैं क्या होता है? हाँ, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन की दर को, कोण तभी बनेगा जब वक्राकार होगा। कोणीय विस्थापन की दर, दर मतलब समय, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा कोणीय विस्थापन, कितना कोणीय विस्थापन हुआ है, और दर कितना समय बोला था मैंने, t समय, तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं चूंकि यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, देखो आप z बनता है तो एकांतर कोण बोलते हैं ना, तो यहाँ थीटा रहेगा। तो अब हम जानते हैं किसी भी कोण, जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। चूंकि ये 90 है तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण, और ये क्या हो गया, चूंकि लंब डालते हैं तो लंब घटक होता है साइन थीटा, है ना। लंब घटक, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक पढ़ते होंगे आप, वृत्तीय गति में पढ़ा होगा आप लोगों ने, चैप्टर 9 11th में, 11th का ही है ना फिजिक्स का। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, ओ एम, अपॉन कर्ण क्या है, ओपी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, और ए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, और चूंकि हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अब यहां पर बताते हैं कला, कला क्या होता है। कला किसे कहते हैं, जब कोई कण की स्थिति में, कला की एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि समय के साथ साथ जो कण की स्थिति में परिवर्तन होता है वही उस कण की कला कहलाती है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर ये, अब देखो कला का क्या मायने हुआ, धनात्मक ऋणात्मक कुछ। अब यहां तक तो थीटा था, कण t प्लस डेल टी समय ले लिया, अभी t समय में p बिंदु पर था,
क्या बढ़ जाएगा, उसका स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा ना। मान लो जो ना पी डैश नहीं हो जाएगा, तो यहां पर बना उसका कोण जो फाई बन रहा है, एडिशनल कोण बन गया ना। समय बदला तो क्या हुआ, कोणीय विस्थापन में क्या हो गया, फिर से परिवर्तन हुआ। आ रहा है समझ में। तो यहां पर जो बनने वाला जो कोण होता है समय के साथ साथ, यहां पर तो P था, अब समय के साथ साथ फिर यहां पर क्या बन गया, कोण में परिवर्तन, क्योंकि डेल टी समय बढ़ गया टी के साथ, तो फाई बना, तो फाई प्लस थीटा होगा, थीटा प्लस फाई। तो थीटा का वैल्यू तो अपन रख दिए, तो उसके साथ क्या रख देंगे, समय के साथ साथ बदलते जाएगा, तो प्लस फाई। ये होता है आपका विस्थापन समीकरण सरल आवर्त गति करते हुए कण का। समझ में आया आप लोगों को? सभी को कोई डाउट है? अब विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब इसके वेग समीकरण की तरफ चलेंगे। उस दिन मैं आया था तो अवकलन सिखाया था आप लोग को, थोड़ा बहुत याद है कि भूल गए? सभी को याद है? अब नहीं आए थे तो जो आएगा वही पाएगा। देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं वहां पे बताने का आपको। तो आप जान गए विस्थापन है, तो विस्थापन की दर को ही फिर त्वरण निकालेंगे, और वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। कि ये ना बता के थ्योरी बता दूं, थ्योरी बता दूं ताकि वो समझ में नहीं आएगा। ऐसा आएगा, मैं बोल रहा हूं ना, आएगा। वेग, तो विस्थापन समीकरण ए साइन, ये अभी निकाला था हमने। विस्थापन की दर, दर मतलब समय, सूक्ष्मतम विस्थापन में परिवर्तन, सूक्ष्मतम समय में सूक्ष्मतम विस्थापन परिवर्तन होगा। विस्थापन की दर तो डी बाई डी टी, टी है ना समय, दर का मतलब समय, वाई, वाई का मान आपको मैं सिखाया था कि कांस्टेंट राशियां कभी अवकलन में भाग नहीं लेती है। आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं, साइन डी बाई डी एक्स, अगर एक्स है तो एक्स, साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आप लोग, एक्स के जगह में इतना सारा वैल्यू है ना, इतना सारा। तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा टी प्लस इज इक्वल टू, मैं क्या मान लिया, टी। तो अब क्या हो गया, ए टी बाई डी टी साइन टी, ये टी हो गया। अब देखो याद रखना एक चीज, सापेक्षता, यदि एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, टी है तो टी होना चाहिए, तो टी है। अब साइन टी का, और बोलता है जिसको आपने माना है उसका भी अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स, चूंकि इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, टी है यहां पर भी, तो ओमेगा टी प्लस, ठीक है। तो ये हो गया साइन टी का कॉस टी, और ओमेगा टी का टी। कभी भी याद रखना, जो चर रहता है वही अवकलन में भाग लेता है, और ये जो कांस्टेंट राशियां वो अवकलन में भाग नहीं लेती, भाग लेती है, ठीक है। तो ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा, और फाई चूंकि कांस्टेंट राशि है इसलिए जीरो, क्या होगा। उस दिन आए हैं उनको समझ में आ रहा होगा, कभी और मौका मिलेगा तो आपको अवकलन पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्या बचा, ये तो था पहले से, ए ओमेगा कॉस टी डी वाई बाई डी एक्स। अब हम जानते हैं, चूंकि हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है वो साइन से बेस्ड है, साइन बेस्ड है, तो मेरे को टी का मान फिर रखना पड़ेगा ना मेरे को, ओमेगा टी प्लस फाई। अब साइन का मान है तो मेरे को साइन के रूप में ही चाहिए, क्योंकि कॉस तो मेरे पास कहीं पे है नहीं, या कोई चित्र है नहीं जिससे मैं मान निकाल लूं। तो मैं क्या करूंगा, आप सर्व समी का पढ़े हैं 10th में, ए ओमेगा रूट ओवर, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। यहां पे से मैं
साइन वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मान निकाल सकता हूं, तो इसका मान वाई अपॉन ए लिख सकते हैं। तो लिखा, तो क्या हुआ, ए ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस, चूंकि ये वर्ग है इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो क्या हो गया, ए ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, बाहर निकाल दिया जोड़ी बना के, कट गया। तो v इज इक्वल टू क्या बचा, ओमेगा। तकलीफ यहीं पे गया होगा, जो गया होगा ये दो लाइन में, क्योंकि यहीं पे अवकलन है। तो ये हो गया आपका वेग समीकरण। अब वेग समीकरण में कंडीशंस अपन निकालेंगे। इसमें अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊं, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 नंबर का या तो वेग समीकरण या त्वरण समीकरण, इसके बाद जो बताऊंगा वो कंपलसरी आते ही आते हैं, आप चाहे कहीं पे भी पढ़ें, क्योंकि बोर्ड ने जो 11th के लिए ब्लूप्रिंट जारी किया है उसके आधार पे। कंडीशंस, फर्स्ट, जब विस्थापन शून्य हो, जब कण का विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, तो ये जब शून्य हो गया तो क्या बचा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0, मतलब क्या हो गया, तो उस समय कण का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है। जब कण का विस्थापन शून्य होता है तब उस समय कण का वेग अधिकतम होता है। और जब y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a होता है, तो a हो जाएगा तो a स्क्वायर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो पूरा 0, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कण का वेग शून्य हो जाता है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया ना। आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल किए हैं, सरल आवर्त गति, सरल लोलक की सहायता से दोलन का आवर्त काल ज्ञात करना, शायद है ना, उसका व्यंजक निकालते हैं अपन। ध्यान से समझना थोड़ा। ये देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ये है, साम्य स्थिति में है, थोड़ा सा पीछे बात मत करो ना यार, समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, नहीं आता है तभी या तो बात होता है, या पढ़ना नहीं है तब बात होता है। ये अभी साम्य स्थिति में, जब इस पर मैंने बाह्य विरूपक बल लगाया, बाह्य विरूपक बल लगाया अर्थात विस्थापित किया, कितना कोण, थीटा कोण विस्थापित। सरल आवर्त गति के लिए जो कण का आयाम बोलते हैं, ये अधिकतम। विस्थापित किया का मतलब विस्थापन ही तो आयाम छुपा है, शायद अभी आपको बताया था मैं। तो इसका कोण का मान 3 अंश से 5 अंश होना चाहिए अधिकतम, उससे ज्यादा होगा तो ये आपके नियम का पालन नहीं करेगा और आपका प्रयोग गलत हो जाएगा। इसका आयाम 3 से 5 अंश होना चाहिए, अर्थात वहां पर जब आप प्रैक्टिकल करें तो वहां पर कोण बना रहना चाहिए कि 5 अंश, अधिकतम 5 अंश। ये हो गया आपका थीटा कोण विस्थापित किया। चूंकि मैं विस्थापित किया अर्थात मेरे द्वारा लगाया गया बाह्य विरूपक बल, बताया था ना अभी आपको, ये अपने परिवर्तन का क्या कर रहा है, आप वस्तु किसी भी दशा में रहे, कैसे भी रहे, उसका भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, तो इस गोले का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। यही परिणामी, जब आप मान लिया जाए अगर आप किसी रस्सी से किसी पत्थर को लटकाए हैं तो रस्सी लटका तो पत्थर नीचे, लेकिन तनाव किसको महसूस हो रहा होगा, आपको हो रहा होगा, आपको बल लग रहा होगा, आप महसूस कर रहे हैं ना, तनाव नहीं करते होंगे महसूस। रस्सी को कैसे, वो तो निर्जीव है, कैसे पता चलेगा। आप रियलाइज करिए, अब कभी पत्थर को गोल गोल घुमाया है आपने, पत्थर बांधकर ऐसा रस्सी से, आपके हाथ में तनाव नहीं लगता है। जब भी वस्तु जिस दिशा में रहेगी उसकी विपरीत दिशा में तनाव लगेगा। तो आप लटका किधर है, यहाँ पे लटका है, लटका इधर रहे हो तो उसका तनाव किधर लगेगा,
विपरीत दिशा में, जिसको आप प्रतिक्रिया कहते थे किसी दूसरे पाठ में, इसी शब्द को प्रतिक्रिया बल कहते थे। याद है पाठ 9 घर्षण पढ़ा होगा आपने, वृत्ति गति पढ़ा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, रिएक्शन फोर्स, या गति के तृतीय नियम में ही आया था, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये देखो ये विस्थापित हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान से, ये कोण कहलाया, अगर आप डिवाइडर के नोक से गड़ाकर जब वृत्त खींचते हैं तो डिवाइडर का नोक केंद्र हो जाता है, और जो काम कर रहा है पेंसिल वो उसकी परिसीमा हो जाती है, तो ये परिधि का बिंदु कहलाता है। तो केंद्र से परिधि की रेखा को क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या। तो ये भी वही काम कर रहा है ना, ये डिवाइडर का एक नोक और ये घूम रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, है समझ में। और ये आप विस्थापित कर रहे हैं कोण को, इसलिए क्या कहलाएगा, समझ में आया। अब ये अपने परिवर्तन का विरोध कर रही है, परिवर्तन का विरोध करेगी तो जब बोलेगा जा, छोड़ देगा उसको, तो छोड़ेगा तो कोई बल नहीं लगेगा, वो फ्रीली होके यहाँ पर आएगा, साम्य स्थिति में आएगा। लेकिन साम्य स्थिति की ओर आने के कारण फिर से क्या होगा, उस पर बाह्य बल लगेगा और तभी तो दोलन करेगी। समझ में आ रहा है। वो हमेशा लगेगा कि वो मैं साम्य स्थिति की ओर जा रही हूं, लेकिन वह फिर दूसरी दिशा में जाना चालू कर देगी। तो यहाँ पर ये रेखा को मैं आगे बढ़ाया तो यही कोण संगत कोण से थीटा बनेगा। संगत कोण, एक ही दिशा में एक ही भुजा पर बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। जब कोण बना तो देखो इस पर दो घटक कार्य करते हैं। घटक को याद नहीं करना रहता, सीखना रहता है। कैसे सीखते हैं, कोण के सामने एक रेखा खींच दिया मैं, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, आप सीख लें तो अच्छा रहेगा। और ये mg जो भी प्रतिक्रिया या परिणामी रहेगा वो हमेशा कर्ण रहेगा, बस उसको याद रख लें। तो ये mg क्या हुआ, mg क्या कहलाया, mg भुजा क्या कहलाया, अर्थात एक कर्ण भुजा। तो ये क्या हुआ, दो घटक कार्य करता है, ठीक है। mg दो घटकों में वियोजित होता है। पहला और दूसरा क्या होता है देखते हैं। देखो कोण के सामने की भुजा लंब, लंब, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, ठीक है भैया, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे। तो साइन थीटा के पास आया तो लंब, लंब भुजा ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण मतलब बताया ना mg, और साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसे ही क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर या लंब घटक, ऊर्ध्वाधर या लंब घटक क्या है, mg। समझ में आया। फिर बताया आधार है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण मतलब कॉस थीटा। तो ये इधर गया mg कॉस थीटा, आधार घटक। तो आधार घटक क्या कहलाया, या क्षैतिज घटक बोलते हैं जिसको आप लोग, mg। समझ में आया। अब चलते हैं हम साइन थीटा, जहां पर हम बोल रहे थे mg साइन थीटा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो क्या चाप है क्या त्रिज्या, आपको बताया था ना। कोण क्या बना, थीटा, और चाप क्या बना, क्या बना, विस्थापन y, और त्रिज्या क्या हुआ, l लंबाई। इसकी लंबाई को क्या कह दिया मैंने, l कह दिया। तो ये हो गया y/l। अब मैं बताया था, विस्थापित करने से पहले बताना था। अब मैं बोला कि जब वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए, ये साम्य स्थिति था, साम्य स्थिति से जब विस्थापन किया गया तो बाह्य विरूपक बल लगाया गया, लगा मेरे द्वारा। तो वह उसके द्वारा विरोध करने के लिए जो बल लगता है वो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये जो लंब घटक बताया था ना, वो किस दिशा में इनडायरेक्टली काम कर रहा है, इस दिशा में। देखो क्षैतिज दिशा में दिख रहा है ना, तो यही काम कर रहा है mg साइन थीटा, और ये mg
आधार वाले को दिखा देते हैं, आधार वाला ये देखो निकाले थे, आधार बराबर mg cos थीटा, और लंब इसी दिशा के अनुदिश, अर्थात यही है प्रत्यानयन बल कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने साम्य स्थिति में जाऊंगा, मैं ये अपने परिवर्तन का विरोध करने वाला बल है mg sin थीटा, जो प्रत्यानयन बल है। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया? प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल इज इक्वल F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। चूंकि साइन थीटा मैंने बताया था आपको कि आयाम कोण का मान 3 अंश से 5 अंश होता है, ठीक है, और 3 अंश से 5 अंश होने के कारण साइन थीटा 3 और 5 अंश में लगभग नगण्य होता है। नगण्य का मायने जीरो नहीं होता है ना, नगण्य मतलब उसको इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए साइन, फिर यहाँ बता सकते हैं चूंकि थीटा का मान अत्यधिक कम होता है, आपको बता दिया हूँ कितना कम होता है, कम होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू लगभग मतलब थीटा के बराबर मान लिया जाता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है? mg थीटा। अब हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से थीटा का मान रख सकते हैं, 1 से थीटा का मान रखने पर जब रखा तो F इज इक्वल टू mg y अपॉन L। यहां पर ना प्रत्यानयन बल में ऋण लगाते हैं। ऋण क्या बताता है? मैं विस्थापन के दिशा के विपरीत हूं, ठीक है। ऋण चिन्ह यह बताता है कि मैं विस्थापन की दिशा के विपरीत गति कर रहा हूं, इसलिए मैं प्रत्यानयन बल हूं। तो ये माइनस, बस ये बताने का काम है, बाकी आगे लेके चलना है नहीं चलना है वो मायने नहीं रखता। अब जानते हैं नेक्स्ट न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू ए नहीं लेते, अल्फा ले लेते हैं इसको, क्योंकि आयाम को भी लिया जाता है ए, इसलिए अल्फा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 नंबर और ये 2 नंबर, 1 2 और 3 का LHS इक्वल दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा? RHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा? m अल्फा इज इक्वल टू mg y अपॉन L। तो शायद m से m कटा तो अल्फा जी, हाँ वो अब उसको अब वो मायने नहीं रखेगा, रखना है कि नहीं। ये हम इसको क्या बता देंगे? नियतांक जी। देखो नियतांक क्यों मानते हैं पता है आपको? अब बोला इसी को क्यों? जी का मान हर जगह या तो सेंटीमीटर में बोलूं तो 980 होगा, या तो मीटर में बोलूं तो 9.8। L लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है, लंबाई वृद्धि करता तो ये परिवर्तनशील रहता, ये नियतांक नहीं कहलाता। तो ये G हो गया कांस्टेंट, L हो गया कांस्टेंट, तो क्या हो गया? अल्फा समानुपाती। तो किसी सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और ऋण चिन्ह यह बताता है कि वस्तु का विस्थापन है त्वरण के विपरीत दिशा में है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ना है, ये तो यहाँ पर संबंध हुआ, तो अब मेरे को आवर्त काल निकालना है। मैंने तो आपको बोला था ना आवर्त काल निकालूंगा। ये आवर्त काल t इज इक्वल टू 2 पाई, फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे त्वरण। अब विस्थापन कौन है? अब फिर से मैं यहां पे आऊंगा ना, समीकरण नंबर इसको 4 मान लिया। विस्थापन का मतलब y, त्वरण का मतलब अल्फा। तो मेरे को उस रूप में मैं इसको ऐसा लिख देता हूं y अपॉन अल्फा, आपको आसानी हो। तो यहां पर समीकरण 4 से देखा तो मेरे को y अपॉन अल्फा निकालना है। तो पहले देखा ये L को इधर ले आया, G को नीचे, तो क्या हो जाएगा? L बाई G हो जाएगा, और y वहीं पे रुका हुआ है, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? ऋण वाली बात नहीं करना, समय ऋणात्मक नहीं होता है। ऋण क्यों लगाया गया बताया गया था आपको, दिशा की विपरीतता के कारण बताया गया था। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर y अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाई जी। यही होता है आवर्त काल का
समीकरण सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्त काल। क्लियर हुआ? कहीं डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन है मन में? नहीं है तो आगे बढ़ूं, मिटाऊं? बोर हो गए क्या यार? चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला बता देता हूं इसी को लेके। सरल लोलक का नियम, सरल आवर्त काल का नियम। सरल लोलक का नियम बोल देता हूं। चलो देखो, बात नहीं करो। पहला होता है समकालत्व का नियम। यदि किसी कण का आयाम नियत हो, समकालत्व का मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, समकालत्व का नियम। अगर किसी कण का क्या हो, आयाम नियत हो, उसे ही समकालत्व का नियम कहेंगे। और बाकी को अपन व्यंजक से करते हैं। देखिए, T समानुपाती √L, अर्थात इसे कहते हैं लंबाई का नियम। यहां से बहुत सारे तथ्यात्मक बनेंगे, आपको मैं तथ्यात्मक सिखाने का कोशिश करूंगा। लंबाई का नियम बोलता है यदि किसी कण में, यहां पर सबसे पहले बोले यदि गुरुत्वीय त्वरण g का मान नियत हो तो। देखो ना, समानुपाती कब होता है? जब बाकी नियत हो जाते हैं, अर्थात जो परिवर्तनशील रहता है वो दिखाई पड़ता है और बाकी लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो नियत रहते हैं, इसलिए उसको नियत रहे तो बोलता है। जी नियत हो गया। 2 पाई, 2 के मान में कभी परिवर्तन होगा क्या? पाई के मान में नहीं होगा, ये सब परिवर्तनशील नहीं है, नियत है। इसलिए एल परिवर्तनशील होता है, प्रैक्टिकल में इसको परिवर्तनशील किया जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान नियत हो तो उसकी प्रभावकारी लंबाई उसके आवर्त काल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे लंबाई बढ़ेगा तो उसका आवर्त काल भी बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे है। क्या कारण है कि यदि जब कोई लड़की, लड़का भी हो सकता है, यदि कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, और झूला झूलते हुए अगर उसके बगल में कोई उसकी दूसरी सहेली आकर बैठ जाए, देखो यही बात आपने कहा ना, जो गड़बड़ है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जी होता है ना, ये आकार पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। ठीक है, आकार पर निर्भर करेगा तो, लेकिन ये भी आता है ना, आप नियत दूरी में, झूला का रस्सी टूट थोड़ी रहा है, झूला जो है वो धरती से नियत दूरी पर है ना। लेकिन जी का मान कम या ज्यादा तब होता है जब हम ऊपर सतह से, जब ऊपर जाते हैं तब, या सतह से, लेकिन आप तो नियत हैं। ठीक है, तो क्या कर, जब कोई लड़की झूला झूल रही है तो उसके बगल में कोई एक लड़की आके बैठ जाए तो क्या होगा? उसके दोलन काल या आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान के नियम से, ठीक है, सरल लोलक के द्रव्यमान के नियम से किसी वस्तु का आवर्त काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और एक प्रश्न बना देते हैं, जब कोई लड़की झूला झूल रही है, लड़के को झूलाए, अधिकतर लड़कियां झूलते दिखती हैं, चाहे मेला ठेला हो या कहीं पे भी हो, बस लड़के तो बस वहां पे देखते ही रहेंगे। लड़कों का काम है देखना, लड़कियों का काम है झूलना। चलो ठीक है। तो यदि लड़की झूला झूल रही है और वो खड़े हो गई झूलते हुए, झूले पे खड़े होगी ना। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा। अच्छा, खड़े हो रहे हो,
जब ऊपर से नीचे आता है तो फील करो कैसे महसूस होता है। कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो बताई नहीं जा सकती। हाँ चलो ठीक है, अब इधर देखते हैं। हाँ हाँ बस ये झूला है, एक थोड़ा सा इमेजिन करें, इस पर कोई बैठा है तो उसका गुरुत्व देखो, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र की क्या परिभाषा? किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित हो। आप जहां बैठे हैं आप अपने ग्रेविटी को सेट करके बैठे हैं, तशरीफ रखे ना आप लोग, है ना? सबका ग्रेविटी एक बिंदु पर सेट है। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्रेविटी एक बिंदु पर सेट है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग जानते हैं ना, गोला जानते हैं, गोला, गोले का संपूर्ण भार उसके केंद्र पर निहित होता है। वैसी हम लोग हमारी हाइट के हिसाब से हमारी 2/3 लंबाई पर कहीं ना कहीं पर ग्रेविटी का एक बिंदु बनता है जहां पर हमारा संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। ठीक है, तो वैसे ही जब ये लड़की झूला झूलते हुए उसका द्रव्यमान तो सेट होगा, ठीक है, वो बैठी है जहां पर भी, तो वह झूला झूलते जाएगी और अचानक, और दृढ़ आधार है ना, तो यही है लंबाई, याद रखना यही लंबाई है L। अगर वह झूलते झूलते मान ली जाए खड़े हो गई तो उसका ग्रेविटी में भी तो परिवर्तन होगा, वो भी तो ग्रेविटी भी उठ जाएगा ना। उठेगा तो उसके लंबाई में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। देखो ना, पहले लंबाई तो यहां तक था, ग्रेविटी से लंबाई नापा जाता है, ठीक है। इसलिए जब ये सरल लोलक को नापा जाता है ना तो कैसे नापते हैं? ये धागे की लंबाई धन हुक लगा रहता है इसमें, हुक की लंबाई धन गोले की त्रिज्या। त्रिज्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र पर निहित होता है। ठीक, वैसे ही ये लड़की जैसे उठेगी तो इसका ग्रेविटी द्रव्यमान के अर्थात गुरुत्व केंद्र का जो बिंदु है वो भी उठ जाएगा। उठेगा तो उसकी लंबाई में कमी होगी, और जब लंबाई में कमी होगी तो आवर्त काल में भी कमी हो जाएगी और जल्दी जल्दी दोलन करने लग जाएगी, जल्दी जल्दी झूलेगी। देखो सब में फिजिक्स है ना, फिजिक्स नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आया लंबाई का नियम? गुरुत्वीय त्वरण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण का नियम T प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1/g। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, देख लो, अर्थात आवर्त काल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है आपको। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा। अब फिर बोलते हैं क्या कारण है कि ध्रुवों पर ले जाने पर लोलक वाली घड़ियां तेज चलने लगती हैं? क्या कारण है? पता है कि ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, तो जी अधिकतम हुआ तो आवर्तकाल क्या हुआ? कम हो गया। आवर्तकाल कम मतलब जल्दी जल्दी दोलन करेगा। तो अपने को बताना है कि चूंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः सरल लोलक के नियम से गुरुत्वीय त्वरण जी T समानुपाती 1/√g होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा तो आवर्तकाल कम होगा, अतः लोलक वाली घड़ियां जल्दी जल्दी। आ रहा है समझ में? ऐसे ही पूछता है क्या कारण है कि लोलक वाली घड़ियों को कहां पर, अंतरिक्ष पर ले जाने पर वह सुस्त हो जाती है? जी का मान कम हो जाता है, जी का मान कम होता है, और जी का मान कम होगा तो समझ में आया? ये होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण का। एक होता है द्रव्यमान का नियम, जो तो बता दिया, द्रव्यमान का नियम किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। बोर हो गए? और पढ़ाओ ना, पीछे वाले बोर हो गए बोल रहे, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गतिज ऊर्जा के लिए आपको इसका व्यंजक बताता हूं। गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा
वो तो सूत्र होता है। किसी वस्तु में उसकी हो गया बात, परिभाषा खत्म हो गया है। अब इधर देखेंगे, शायद ये होता है ना। अभी हम लोग वेग समीकरण निकाले थे, याद करो आप लोग, याद है? विवेक समीकरण, विस्थापन, फिर वेग निकाला था, अवकलन का प्रयोग हुआ था जिसमें क्या था? v इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस, ये निकाले थे अपन। अच्छा सर, ओमेगा था। अब यहाँ पर हम ये v दिख रहा ना, मान रख देते हैं अपन कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर